सिला मिलेगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये तो दगा हुआ कारतूस है। शिवपाल जी छोटे हैं। वो मुलायम सिंह जी की तरह पहलवानी करना चाहते थे, पहलवानी में वो कामयाब नहीं हुए, तो कारतूसों की बात करते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो लुढ़कते रहते हैं, लुढ़कने दो। भतीजा चचा के लिए कुछ भी कह सकता है। फिल्मों ने आपको शोहरत दी, दौलत दी, स्टार बनाया, लेकिन जब पीक पर थे, लोग प्यार करते थे, फिल्म इंडस्ट्री को आपकी जरूरत थी, आप छोड़ करके राज्यसभा में चले गए। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ में विश्वासघात नहीं किया, कहीं जुनून में मैंने अपने ऊपर जो है कुठाराघात किया। सच्चाई तो ये है कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है और मुझसे कुछ मांगा जा रहा है, तो होता ना कि अंदर जरा अपने अंदर हीरोइज्म था, फिल्में कर करके भी था और वैसे भी पढ़ पढ़ के भी, तो हम अपने आप में हीरो बन गए और हमने कहा कि नहीं, हमसे साथ मांगा गया है तो हम साथ देंगे। तो बस वो साथ दिया, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने साथ किसी गलत बात के लिए नहीं दिया, बल्कि जो सही समझा और जो सही लगा और जो सही था उसके लिए मैंने साथ दिया। और बेशक उसमें मुझे माली नुकसान हुआ, मुझे फाइनेंशियल बहुत लॉसेस हुए। फिल्म इंडस्ट्री, आपको माली नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो ठीक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ। उस वक्त मुझे याद है आपकी दलाल फिल्म रिलीज हुई थी, काफ़ी हिट थी और काफ़ी फिल्मों के ऑफर आपके जेब में थे। जी हाँ, मैं जब पहली बार जब मुझे सांसद बनाया गया राज्यसभा में, उस वक्त मेरे पास 63 फिल्में थीं। तो उस सिलसिले में मैंने राज्यसभा जब मिल जाने के बाद में जब राज्यसभा के अंदर आया, तो मुझे लगा भाई ये तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है, ये सिर्फ आ जाके गुजारा नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा अपने आप को सक्रिय रखा। उस सक्रिय होते होते ऐसा सक्रिय हो गया कि 63 के बाद में फिल्में साइन करना बंद कर दिया मैंने, और मैं यहाँ ज़्यादा सक्रिय होता चला गया। आपके बारे में सवाल इसलिए भी ज़्यादा होता है कि आपका कोई फिल्मी खानदान नहीं था, ये विरासत में नहीं मिला था, अपने दम पर आपने जगह बनाई थी। और मैंने सुना कि दारा सिंह की फिल्में देख देख के आपको प्रेरणा मिली थी। साहब, आपकी रिसर्च बहुत कामयाब है और बहुत सही है कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद में दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर दो फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। ये सही है कि शुरू में जो पहली फिल्म आपने की थी, आपका रोल सिर्फ आधा सेंटेंस का था? जी हाँ, मैंने वो फिल्म 500 रुपये में करी थी। फिल्म का नाम था शारदा, और वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नज़र आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता नहीं पहचाना आपने, तो सारिका कहती है वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पहचानने में काफ़ी देर की। मैंने सुना कि आपको रोल मिलते शक्ति का रोल मिला, जो बाद में अमिताभ बच्चन ले गए। जी हाँ, ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने यहाँ दिल्ली में, मैं प्ले करता था, नाटक करता था, और यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर अमीर सिप्पी साहब थे। मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया। बाद में पहले साइन हो गया था। उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन ज़्यादा पैसा कमा के देंगे। बात तो सही है, क्योंकि उस वक्त वो स्टार थे और मैं एक नया आदमी था। मैंने ये बात वैसे कभी कहीं कही नहीं अपने मुंह से, लेकिन ये बात जावेद साहब ने अभी रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा कि शक्ति का जो ओरिजिनल जो था, वो मेन कैरेक्टर करने वाला जो लड़का था वो राज बब्बर था। तो मैं आज इस बात को खुलासा कर रहा हूँ, शायद पहले मैंने कभी नहीं कहा इस बारे में। एक और खुलासा मैं कर देता हूँ। नमक हलाल जब फिल्म बन रही थी, उसमें आपको वो रोल ऑफर किया था जो बाद में आपसे छीन के शशि कपूर को दे दिया। सर, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो कुछ छीन के और ले जाता था। लेकिन छीन के नहीं कहूँगा। मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल, सॉरी, अब तो नाम भी शायद मुझे याद नहीं रहा, नमक हलाल थी या नमक हराम, लेकिन थी नमक हलाल ही। तो साइन किया था, यहाँ से लेके गए थे। मैंने उनसे कहा था भाई मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए 1 साल के लिए जगह दी। मैंने कहा मैं ये सब, तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तो मैं इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, तो मैंने कहा साहब मैं तो साल भर जगह नहीं छोड़ूंगा। तो बोले कब छोड़ोगे? मैंने कहा 31 दिसंबर
79 को छोड़ दूंगा, क्योंकि पहली तारीख को मैं गया था, 1 दिसंबर को, तो उन्होंने कभी तो देखना शुरू कर दिया। रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया, और बस वो घर और कमरा था जिसकी वजह से आज मैं मुंबई में अपना घर बना सका। ये भी सच है कि वो रोल जिससे आपको सबसे ज्यादा शोहरत मिली, इंसाफ का तराजू, वो रोल था जो बाकी सब एक्टर्स ने मना कर दिया था, तब आपकी झोली में आया। कोई करने को तैयार नहीं था। जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुझे लगा ये रोल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल करते थे और करते हैं कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस कैरेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। बाकी सब तो सपोर्टिंग है, जीनत भी सपोर्टिंग है, दीपक पराशर भी सपोर्टिंग है, तो रोल तो यही है। और जब मैंने वो रोल किया तो मैंने उसमें चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया उस रोल के बारे में। और धीरे 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 वो ऐसा लगने लगा मुझे कि शायद मैं उस रोल के लिए बना था, मतलब उस काम के लिए नहीं, उस रोल के लिए बना था। उसकी कामयाबी मुझे इसलिए नज़र आई कि जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, फिल्म देखते रहे। उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे, इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था कि इतना है, और ख़ासकर औरतें बहुत गालियाँ दे रही थी, पता। तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं कि उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मैंने माँ के पाँव छुए खुशी में, जो आंसू रो रही थी, कर रही थी बेटा, तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए, तो मैंने पाँव छू लिए उसके। तो मैंने जब पाँव छू तो मेरे सिर पे हाथ रख थी, बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी वो जो पूरी जो मेरी मेहनत थी, वो मेरे माँ के इस लफ्ज़ से मुझे लगा कि मुझे कामयाबी मिल गई, कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ। तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ। लेकिन बाद में स्टेज बदली। ये बहुत पुरानी 84 की स्टारडस्ट मैगजीन का मेरे पास इशू है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उस ज़माने में जीनत अमान, रामेश्वरी, पद्मी कोल्हापुरी, स्मिता पाटिल सब के सब राज बब्बर के साथ काम करना चाहती थी। सब कहती थी सिंपल है, हम्बल है, गुड लुकिंग है। मैं समझता हूँ इसमें तो मेरे ऊपर ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, अगर आज के दौर में अगर ये सब कुछ होना इल्ज़ाम है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है कि स्मिता पाटिल के साथ काम करने के लिए आप अपनी फीस आधी कर देते थे। देखिए जज साहब, आप खुलासा कर दीजिए, मैं स्मिता पाटिल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सच है। मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। तो वो दोनों ही बातें थी। एक तो एक बेहतरीन एक्टर के साथ में, एक साथी के साथ में आप काम करें, और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत, किसी के साथ उठना बैठना, आप क्यों नहीं सीधा कहते कि मोहब्बत हो गई थी? दरअसल साहब, मैं ये इनके चेहरे देख के थोड़ा शर्मा रहा हूँ कि क्या सोचेंगे। अगर मैं उधर देखता वो तो तीसरी चौथी रो में तो मैं कह दिया होता कि मुझे हो गई थी। लेकिन ये भी सच है कि उस समय आप अपनी इमेज को लेकर के इतने कॉशियस थे, क्रिटिसिज्म ना हो अखबारों में, तो आपने अपनी मैगजीन अखबार शुरू कर दिया, फाइनेंस कर दिया था। नहीं जी, एक टेक 2 अखबार उस समय उस जमाने में निकला था। वो हमारे एक दोस्त का था, उसको कुछ महीनों के लिए जो है प्रॉब्लम हो गई थी। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। आजकल तो खैर मैगजीन चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, उसको तो बहुत मामूली से पैसे होते थे। तो उसने कहा था, तो मैंने, लेकिन बाद में तो आज की तारीख में तो बहुत बड़ा वो बन चुका था। उसने फिल्मी मैगजीन वगैरह शुरू कर दी थी, लेकिन मित्र था, दिल्ली का था, तो इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। लेकिन उसने मेरे बारे में आज तक कोई इंटरव्यू, कोई आर्टिकल मेरे बारे में नहीं लिखा। मुझे इसी बात का अफसोस है।
वो कहते हैं वो पैसे के पैसे दिए, ब्याज का ब्याज नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। आपकी फिल्मों की बहुत सारी यादगारें लोगों के मन में हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं राज बब्बर की फिल्म से रिलेटेड, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं? इतने लोगों के बीच में मैं ऐसी एक दर्शक हूँ जिसको मैं बचपन से आपको जानती हूँ। यस, आपके ही स्कूल में पढ़ी हूँ, जिस स्कूल से आपने शिक्षा ग्रहण की। यस, आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर अंजू, भाई सतीश, आपकी पड़ोसी थी जब मैं, अच्छा। आपकी पड़ोसन थी। और इसी कारण जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं रोक नहीं सकी अपने आप को। थैंक यू सो मच। तो आज मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई। मेरा आपके घर से बेहद ही आना जाना था और आपकी मम्मा का बहुत प्यार मिला मुझे। आपकी सिस्टर के साथ क्लास फेलो थी, आप मेरे सीनियर थे सर। सर, अब बाकी आप मेरे से जब मिलेंगे, मेरी दिली ख्वाहिश आप इनको इतना अच्छे से जानती हैं, तो जब आप सवाल पूछेंगी तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ मसाला होगा। इतना मैं जानती हूँ कि सर को फिल्मों का बेहद ही शौक था और सिस्टर से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता था। घर काफ़ी आना जाना रहता था मेरा आपके। So sweet. उनका इशारा यह है कि ये जो प्यार मोहब्बत की हरकतें थी, ये स्कूल कॉलेज से जारी थी। और सर, आज मैं इनकी ईश्वर गावा जी की वजह से आपसे मिल पाई हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जब सो इन्होंने मच, मुझे बहुत बोला अच्छा तो लगा। मैं रोक ना सकी अपने आप को। मैंने कहा, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं और जरूर मिलूं। इतने साल के बाद आज आपसे मिली हूँ। आगरा के नजदीक एक जगह है। अब देखिए, आप ऐसा मत कहिए, ये आज की जनरेशन जो है ये रोक ना सकी वाली बात को नहीं समझ पाएंगे। कि राज बब्बर जी आ रहे हैं तो मेरे को रोज फोन कर रही हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही जब तक नहीं जाऊंगी। कहती है मैं रात को सोती नहीं हूँ। एक तो आपकी मुलाकात हुई आपके स्कूल में पढ़ने वाली से, एक मैंने सुना है एक हीरोइन है सलमा आगा, जिनके साथ निकाह बड़ी फेमस फिल्म हुई थी। हाँ, फिल्म। उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि अब वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगी राज बब्बर के खिलाफ। दरअसल निकाह से पहले उस फिल्म का नाम तलाक था। हमने बहुत कोशिश की कि उसका नाम बदल के निकाह किया पॉजिटिव हो जाए, अब उनकी मर्जी है। मुझे खुशी है कि सलमा साहिबा जो है अच्छी इंसान है। अगर आएंगी तो कम से कम अच्छी बातें करेंगी, हम भी सुनेंगे उनसे क्या बात की है। अगर कुछ गलत कहा तो फिर हम उनका जवाब भी दे देंगे। राज साहब, आपके करीबी दोस्त संजय दत्त जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने आपको राज्यसभा में भेजा, 2 बार लोकसभा का चुनाव जितवाया, लीडर बनाया, लेकिन जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने उनकी पीठ में छुरा फूंक दिया। संजय जी की बात तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनके पिता का बहुत सम्मान करता हूँ मैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सही बात के लिए जब लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो राज बब्बर लड़ा। चाहे टाडा की लड़ाई थी, वो एक ऐसे कानून के खिलाफ लड़ा जिसकी न दलील थी न वकील था, और उसमें वो बात दूसरी है कि उसका फ़ायदा संजय दत्त जी को हुआ होगा, लेकिन मैंने लड़ाई उसूल की लड़ी। रहा सवाल मुलायम सिंह जी का, मुलायम सिंह जी ने मुझे बुलाया था और मैं आया और उनके साथ में दिल लगा के जी जान से जितनी मेहनत वो कर रहे थे उससे, उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं, कि उनसे कि राज बब्बर मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है, और ये उनका बड़प्पन था कि मैंने बिना मांगे हुए उन्होंने मुझे राज्यसभा दी। ये उनका बड़प्पन था, मैंने नहीं मांगा था। मैं तो ऊटी में शूटिंग कर रहा था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, मैं आया, मुझसे पर्चा भरवाया गया और मुझे राज्यसभा दे दी गई। राज्यसभा में आने के बाद में मैंने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मुझे आज यहाँ पर काम करना चाहिए। जो भी जिन उसूलों के साथ में या जिस इज़्म या जिस विचार के साथ में मैं जुड़ा हुआ था, अगर उस पर मुझे किसी तरह का कुठाराघात नज़र आया तो मैंने आवाज़ उठाई, और जो शायद जिस गांधी की बात करते थे, जिस लोहिया की बात करते थे, उसने सिखाया कि अपनी आवाज़ को कभी दबाओ मत और जो सच है उसको कहने की हिम्मत रखो। और मैंने सच को कहने की हिम्मत की, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। और आज भी मैं कभी भी जब उनका नाम लेता हूं तो बड़े सम्मान से नाम लेता हूं, और आज तक मुलायम सिंह जी को मैंने अपना बड़ा माना है और कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लेकिन ये लोग तो कहेंगे ना कि ये आसान फरामोशी है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू
अखिलेश यादव की वाइफ चुनाव लड़ रही हो, वहां राजभवन पर खड़े हो जाएं और सिर्फ खड़े नहीं हो जाएं, उनको हरा भी दें? मैं फिरोजाबाद में बाई इलेक्शन में गया था। उस वक्त उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, वो बाहर का व्यक्ति खड़ा हो रहा था। लेकिन मेरे खड़े होने के बाद में मेरा अनाउंसमेंट हो गया 26 अगस्त को, और 4 सितंबर को उनकी परिवार की एक बच्ची आई और उसने चुनाव में मेरे सामने खड़ी हुई। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अब चुनाव से पीछे नहीं हट सकता था, मैं चुनाव लड़ा। फिरोजाबाद की जनता वो चुनाव जीती जिसका प्रत्याशी मैं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि राजबब्बर जीता, वो लोग जीते। और इस बार मैंने पूछा कि परिवार का, जीती हुई सीट पे पूछा कि परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो मुझे जब ये कहा गया कि हाँ परिवार से रामगोपाल जी के पुत्र खड़े हो रहे हैं, और मैंने रामगोपाल जी से पूछा कि खड़ा हो रहा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा भतीजा खड़ा हो रहा है, मैं अपनी जीती हुई सीट छोड़ के चला आया। तो मेरा मैंने उन पर कोई एहसान नहीं जताया। मेरी क्या औकात कि मैं हराऊं वहां की, जहां मेरी पार्टी के वहां 5000 वोट मिले थे जनरल इलेक्शन में, और 6 महीने के बाद में वहां पर अगर वो मुझे 85,000 वोट से जिताते हैं तो ये वहां की जनता का वो निर्णय था, उनका फैसला था। मेरे पास तो वहां पर कोई संगठन नाम की भी बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे साथ में अगर कोई था तो राहुल गांधी का विश्वास था कि वो चाहते थे मैं वहां चुनाव में जाऊं, और मैंने चुनाव वहां पर खड़ा हुआ और वहां की जनता ने जिताया। मैंने उनके खिलाफ। ये राजबब्बर जी एहसान फरामोशी नहीं है। आप आजकल ये कहते हैं कि मुलायम सिंह के बारे में, एक जाति की दबंगई करने वाला, अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ सोशलिज्म सिखाने वाला मुलायम सिंह का परिवार। ना तो मैंने ये कहा कि सिखाने वाला, ना मैंने ये कहा कि मुलायम सिंह जी का परिवार। मैंने जो सरकार का मुख्यमंत्री है, और वो किसी ज़माने में वो सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी होती थी, अब वो सपा बन के रह गई है। तो मैंने कहा जो इस सपा का सोशलिज्म जो है वो परिवार के 12 लोगों में सिमट के रह गया है। इस परिवार के 12 लोगों के अंदर वो समाजवाद है, बाकी बाहर के लोगों में वो कुछ नजर नहीं आता। और फिर जो मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये सरकार में लूट रोकने में असमर्थ है, और उन्होंने स्पर्श बड़े कैमरों के सामने कहा कि लूट रोकने में ये सरकार और हम लोग असमर्थ रहे। तो मैं यही कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी लूट रोकने में असमर्थ है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि यहां पर मंत्री जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये सरकार में लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो बताइए, मैं तो बल्कि मुलायम सिंह जी का अनुसरण कर रहा हूं, जो वो कह रहे हैं मैं वो जनता के बीच में जाके कह रहा हूं। मैं तो अगर मुलायम सिंह का इतना अनुसरण ही करना था तो जिन्होंने आपको लोकसभा में भेजा, जिन्होंने राज्यसभा में बगैर मांगे दिया, उनके साथ ही खड़े रहते इस चुनाव में भी। हाँ, बात तो आपकी सही है, मुझे खड़े होना चाहिए था, लेकिन कोई खड़ा रखना ही ना चाहे तो मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? शायद इसीलिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह को, परिवार को इतना अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने आपको भेजा है उत्तर प्रदेश में मुकाबला करने के लिए। ना मेरी पार्टी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूं, तो शायद इसी मेहनत से बंबई पहुंचा था, और इसी मेहनत से मुझे वापस जो है राजनीति में आया हूं, तो मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल रहा है। आपको लग रहा है